हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये हम एमसीक्यू के थ्रू आपका अधिनियम कवर करेंगे। आपको करना क्या है कि सेशन में बने रहना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, और आप पाओगे कि आपका बहुत बड़ा पोर्शन इस अधिनियम का कंप्लीट हो चुका है, वो भी केवल इस एक ही वीडियो से। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट आज हो चुका है जो कि 15 से लेकर के 19 तक है। 5 टेस्ट हैं जिसकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। अक्सर आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आज आप एक और नई चीज़ सुनो, वो ये है कि प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट। अब आप बोलोगे ये तो आप कैसे बोल रहे हो कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कैसे नहीं बनाएगी। तो हाँ, प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, बट प्रैक्टिस reduces द चांसेस ऑफ योर imperfection। आप कितनी कम से कम गलतियाँ करोगे ये आपको प्रैक्टिस सिखाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, ये ऐसा नहीं बोलता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको आइडिया होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और मैं किस तरह से उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप श्योरली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन, सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक रहने वाला है जो आज के वीडियो से आपका कवर होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरीवन टू प्लीज़ टेक कॉपी एंड पेन विथ यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक वर्ष कम से कम कितनी बैठक की जाएगी? एवरी ईयर एट लीस्ट हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शैल बी कॉल्ड? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे आपका सही आंसर है 1। ठीक है, एक मीटिंग होंगी, लेकिन बाकियों को भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की सीसीपीसी की एक मीटिंग होगी। ठीक है, ये कैसा निर्धारित किया जाएगा? ऐसा बोला गया है इस अधिनियम में कि मीटिंग तो वो कितना भी कर सकते हैं, उनकी चाहे जितनी इच्छा, लेकिन कम से कम, ठीक है, कम से कम, देखिए प्रश्न देखिए, कम से कम उनको साल में, है ना, साल में एक मीटिंग तो करनी ही है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और ये किसके बारे में हम बात करें? सेंट्रल कंज्यूमर सीसीपीसी के बारे में। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। लेकिन यदि हम यही स्टेट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यदि बात करें तो उनके बारे में क्या दिया गया है, क्या प्रावधान है? तो वो ये रहेगा कि जो स्टेट काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनको एटलीस्ट, यानी कि साल में कम से कम 2 मीटिंग करनी है। इससे ज़्यादा तो कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक साल में आपको 2 मीटिंग करनी ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? किसकी? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2 है, और जब यही हम सेंट्रल के बारे में बात करते हैं तो वो कितनी मीटिंग रहेंगी? 1 रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीए, यानी कि आप समझ जाओगे, है ना। सीपीए 2019 के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस अध्याय के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कम्स अंडर विच चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, आप क्या पढ़े हो और क्या नहीं पढ़े हो। जो पढ़े हो ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, रिवाइज करने के लिए आए हो, तो सुनो ध्यान से, है ना। आप अपना आंसर टिक भी करते हुए चलो। तो सबसे पहले चैप्टर 7 क्या बोलता है? ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। क्या बोलता है? ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, यानी कि अपराध और शास्तियाँ। ठीक है, चैप्टर 2 बोलता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? चैप्टर 2 में आती है। ठीक है, क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। बाकी भी हम देख रहे हैं, है ना। तो चैप्टर 3 क्या बोलता है? चैप्टर 3 बोलता है सीसीपीए। अब सीसीपीए क्या है? सेंट्रल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, क्या? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, समझ में आया। फिर चैप्टर 4 की बात आई। चैप्टर 4 में क्या है? चैप्टर 4 में है आपका CDRC। अब CDRC क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। मैं इतना एम्फसाइज करके क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फुल फॉर्म के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग किस में दिया है? चैप्टर 4 में दिया है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन आपका सही आंसर क्या है? यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर है चैप्टर 2 में आता है। कौन आता है? CPC यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला परिषद के सदस्यों के विषय में कौन सा कथन सही है? ध्यान देंगे, जिला परिषद पूछा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला का कलेक्टर अध्यक्ष होगा और शासकीय एवं गैर शासकीय अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होगा और शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्य होंगे। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक सही या दो सही या दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर यहाँ आपका होगा सबसे पहले, है ना। पहले आंसर टिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है क्या नहीं। तो यहाँ आपका सही आंसर है ए। ठीक है, ए है, यानी कि जो जिले का कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अध्यक्ष होगा। एक्सक्यूज मी, जो जिले का कलेक्टर है वह अध्यक्ष होगा और शासकीय एवं गैर शासकीय अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसके बारे में दिया कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में कौन सी धारा में दिया है? तो सेक्शन नंबर 8 में दिया है। ठीक, किसके बारे में? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। बाकी भी देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो देख लिए, बाकी हम देख लेते हैं स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, उसके बारे में किस में प्रावधान है? तो सबसे पहले ये जानो कि आपको लाइन से 3 धारा को याद रखो। क्या क्या याद रखोगे? 4, 6 और 8। ठीक, 4 में क्या याद रखोगे आप लोग? सेंट्रल काउंसिल। ठीक, 6 में क्या याद रखोगे? स्टेट काउंसिल। और 8 में क्या याद रखोगे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक, इतना चीज याद हो गया। 4, 6, 8 सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर उसके बाद बात आती है इसमें अभी क्या क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया? देखो कि जिला परिषद के सदस्यों के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आया? कि जो जिले का कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कौन है? अध्यक्ष है। ठीक, अब आता है स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल, इनके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इनका अध्यक्ष होगा किसका? सबसे पहले सेंट्रल काउंसिल का देख लेते हैं। तो इनका अध्यक्ष होगा मिनिस्टर इंचार्ज। कौन? मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। किसका? इन सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका? कंज्यूमर अफेयर कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार की उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री। कौन? केंद्र सरकार की उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री किसका अध्यक्ष हुआ? सेंट्रल काउंसिल का। ठीक, और वो किसका? केंद्र सरकार का। और यही यदि हम राज्य सरकार की बात करेंगे तो वो राज्य सरकार का उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री होगा। याद रहेगा आप लोगों को, प्रभारी मंत्री क्या होगा? अध्यक्ष होगा किसका? स्टेट काउंसिल का। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। ठीक है, क्या यहाँ से देखे हो? 4, 6, 8 पहले याद कर लिए, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। ठीक, फिर उसके बाद आप अध्यक्ष देखिए, ये तो वेल एंड गुड, यहाँ पे लिखा हुआ है जिले का कलेक्टर अध्यक्ष होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, लेकिन सेंट्रल और स्टेट का कौन होगा? तो सेंट्रल और स्टेट का अध्यक्ष होगा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और कंज्यूमर अफेयर इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये किसके लिए है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, और ये किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन हाँ, सदस्य दोनों के यही होंगे, तीनों के यही होंगे, शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्य ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्राधिकरण के पास जो अन्वेषण खंड है उसके अध्यक्ष होंगे। इट मीन्स द सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय
अब यहाँ से आपको पता चला कि इन्वेस्टिगेशन विंग भी होते हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन विंग भी होते हैं? किसके पास होते हैं? केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास में। ठीक है, अब उसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो कौन होगा? निदेशक, संयुक्त निदेशक, महानिदेशक, उप निदेशक या निदेशक। तो यहाँ आंसर में पहले आ जाए हम लोग, तो यहाँ आपका सही आंसर होगा महानिदेशक, यानी कि डायरेक्टर जनरल किसका अध्यक्ष होगा? इन्वेस्टिगेशन विंग का अध्यक्ष होगा। तो ये बाकियों के बारे में हम देख लें कि ये बाकी फिर क्या होंगे। तो ये जो बाकी हैं वो उसके सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, किसके? इन्वेस्टिगेशन विंग के। और इन्वेस्टिगेशन विंग कहाँ होती है? सेंट्रल अथॉरिटी के पास में होती। किस लिए होती? इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिला आयोग में रहेंगे ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ। क्या रहता है जिला आयोग में? उनके सदस्य और अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में आपसे जब पूछ रहा है जिला आयोग, तो जिला आयोग में सबसे पहले यहाँ आपको मैं पहले करेक्ट आंसर बताती हूँ, अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में बोला है, अब मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जगह आपको दे दिया DCDRC। अब DCDRC आपको फुल फॉर्म पहले याद रखना है। ठीक है, क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। क्या? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, हमने क्या पढ़ा था? ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसकी संरचना के बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो इसमें रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे और 2 अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक है, और बाकियों के बारे में हम देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन तो देख लिए, सेंट्रल और स्टेट कमीशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट कमीशन में आप लोग याद रखोगे कि अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, किसमें? सेंट्रल और स्टेट में 4 अन्य सदस्य होंगे, लेकिन यही डिस्ट्रिक्ट कमीशन की यदि बात होगी तो केवल उसमें 2 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष तो होंगे ही। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है राज्य आयोग द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कितने दिनों के भीतर रखी जाएगी। इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमारे टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चंस हैं जो कि आज पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ आपका क्वेश्चन है, एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर गिवन बाय स्टेट कमीशन शुड बी बिफोर नेशनल कमीशन विद इन। कितने दिन के अंतर्गत होनी चाहिए? तो पहले हम आंसर टिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर है आपका 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के भीतर में अपील राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध किसके पास जाती है? किसके पास जाती है? राष्ट्रीय आयोग के पास जाती है। आपको जब मैंने ये पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि जिला आयोग के खिलाफ यदि कुछ होगा तो स्टेट कमीशन सुनेगा, स्टेट कमीशन के खिलाफ होगा तो नेशनल कमीशन सुनेगा, और नेशनल कमीशन के खिलाफ कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आपको याद क्या क्या करना है, इतना तो आपको याद ही है कि ये इसके बारे में जाएंगे, लेकिन अभी आज क्यों आए हो देखने के लिए वीडियो? तो आज जो चीज़ याद करना है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग 3 धारा यहाँ से याद करोगे। क्या क्या याद करोगे? 51 याद करो, और क्या याद करोगे? सबसे पहले याद करो आप 41। ठीक है, फिर याद करो 51, फिर 67। ये किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? धारा के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब 41 क्या बोलता है? 41 में बोलता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो जिला आयोग जो भी निर्णय दी है उसके खिलाफ राज्य आयोग के समक्ष अपील। ठीक, किस में दिया है? 41 में दिया है। ठीक, फिर उसके बाद जो स्टेट कमीशन जो भी आदेश दी है उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील, जो ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये किस में दिया है? 51 में दिया है धारा। ठीक, फिर उसके बाद जो नेशनल कमीशन जो भी निर्णय दी है उसके आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये किसके बारे में दिया है?
ये किस में दिया है? धारा 67 में दिया है ना, सेक्शन नंबर 67 में दिया है। ठीक, समझ में आया? इतना चीज याद हो गया। अब क्या याद करना है आपको? ये कितने दिन में होना चाहिए? विद इन 45 डेज। कितने दिन में? 45 दिन के भीतर। फिर उसके बाद ये कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन के भीतर। और ये भी कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन के भीतर। आई नो समझ में नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन सुन के भी लिखो, है ना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी पेन ले करके बैठो। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। 41, 51, 67 याद करोगे, लाइन से याद करोगे तो याद रहेगा, है ना। 41, 51 और 67 डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कौन किसके खिलाफ जा रहा है। आपको अब दिन याद करना है कि कितने दिन में होता है, तो 45, 30, 30। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीए 2019 के अनुसार उत्पाद दायित्व का अर्थ है, यानी कि प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज? तो उत्पादक की जिम्मेदारी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उत्पाद विक्रेता की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है ए और बी और ए एंड बी। तो यहाँ आपका आंसर पहले टिक कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सही है आपका सी। ठीक है, सी क्या है? इसमें दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? ये परिभाषा है किसकी? प्रोडक्ट लायबिलिटी की। और परिभाषा किस में होती है? सभी अधिनियम, इतने दिन से हम पढ़े, सभी अधिनियम की परिभाषा किस में दी है? सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 यानी कि धारा 2 में परिभाषा है, जो कि चैप्टर 1 में होता है। चैप्टर बोलता है प्रारंभिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 2 में परिभाषा दी हुई है, उसमें उत्पाद दायित्व की परिभाषा बोली गई है कि उत्पादक की जिम्मेदारी होगी या उत्पाद विक्रेता की जिम्मेदारी, यानी कि प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये बताया गया है और बोला गया है, एंड नहीं है वहां पे, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीए 2019 की किस धारा में मध्यस्थता के माध्यम से निपटान का प्रावधान है? धारा 55, 74, 80, 107। फर्स्टली यहाँ पे मैं आंसर आपको बताती हूँ। आंसर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है मध्यस्थता के माध्यम से निपटान, इसका मतलब सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। क्या? इसमें इंग्लिश वर्जन मैंने नहीं लिखा है ना, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है धारा 80। ठीक, बाकियों को भी देख लें। ये तो आप देख लिए कि मध्यस्थता के माध्यम से निपटान धारा 80 में दिया है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। बाकी ऑप्शन है धारा 55। तो धारा 55 में क्या है? धारा 55 में अभी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आयोग की। तो राष्ट्रीय आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं, यानी कि प्रेसिडेंट और उसके मेंबर की जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी अर्हताएं हैं, वो किस में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है धारा 55 में। आई रिपीट वंस अगेन, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के विषय में जो भी अर्हताएं हैं वो धारा 55 में दिया है। ठीक, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन। ठीक है, ये किस में? 55 में। फिर उसके बाद धारा 74 देख लेते हैं। धारा 74 बोलती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल। ठीक है, उपभोक्ता मध्यस्थता सेल के बारे में किस में बोला गया है? धारा 74 में। ठीक है, फिर उसके बाद 107 देख लेते हैं हम। 107 बोलता है रिपील्स एंड सेविंग्स। रिपील्स एंड सेविंग मतलब क्या होता है? निरसन एवं व्यावृत्तियां। निरसन एवं व्यावृत्तियां। निरसन इसमें क्या दिया है? निरसन का मतलब क्या होता है? रिपील कर देना। तो आप लोगों को ये डाउट रहा होगा कि हमको सीपीए 1986 पढ़ना है या 2019 पढ़ना है। ठीक है, जब आप स्टार्ट किए होंगे तो आपको ये डाउट रहा होगा। तो ये इसी को निरसित किया गया था और इसको लाया गया था। सीपीए जब 2019 आया है तो इसको निरसित किया गया है और इसके बारे में बताया किस में गया है? धारा 107 में बताया गया। उसमें क्या बोला गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरसित किया जाता है और ये लागू होगा। साथ में उसने ये भी लिखा हुआ है 107 में, ठीक है, 107 में ये भी लिखा है कि 2019
यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के आने से पूर्व जो भी नियम बनाए गए होंगे किसी भी राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, तो वो यथा उचित लागू रहेंगे, यानी कि उनको निरसित नहीं किया जाएगा। केवल किसको निरसित किया गया है? अधिनियम को निरसित किया गया है। वो कौन सा अधिनियम है? CPA 1986। केवल एक चीज को निरसित किया गया, याद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आयोग में शामिल अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की उम्र है, क्या रहेगी? 60 वर्ष और 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 70 वर्ष और 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 70 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, या 60 वर्ष और 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या है आपको यहाँ पे सही आंसर क्या है? आपको क्या पता है इसके बारे में? तो यहाँ सही आंसर है आपका 70 ईयर्स। किसके लिए? अध्यक्ष के लिए। देखो, अध्यक्ष लिया और अन्य सदस्य के लिए 67 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम की तो हो सकती है, ठीक है, इससे अधिक की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आयोग में शामिल अध्यक्ष और अन्य सदस्य कितनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे? जस्ट अभी देखो, अभी हमने क्या देखा कि उनकी उम्र कितनी होगी, अब बोल रहे हैं कितने वर्ष तक वो, कितनी वर्ष की अवधि तक वो पद धारण करेंगे। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 5 ईयर्स। कितना? 5 ईयर्स। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी अध्यक्ष और अन्य सदस्य के बारे में दिया है, तो ये जो अध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है, दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, यानी कि उनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक, री अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल हैं, ठीक, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला आयोग का गठन करेगी, कौन गठन करता है जिला आयोग का? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल या राष्ट्रपति? कौन करते हैं जिला आयोग का गठन? राज्य सरकार। कहाँ करती है? प्रत्येक जिलों में करती है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। प्रत्येक जिलों में राज्य सरकार जिला आयोग का गठन करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित पूछ रहे हैं आपसे। राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक की अपील सुनेगी, राज्य आयोग 50 लाख से अधिक की अपील सुनेगी, जिला आयोग 50 लाख से कम की अपील सुनेगी, या उपरोक्त सभी? हम आंसर में आए, आप अपना टिक कर लो, क्या है आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ है उपरोक्त सभी। सुमेलित पूछा है, सभी सही हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के तहत बोला गया है, और यही आपको यदि बोला जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक, कितना? 2019 अधिनियम, तो आपको क्या वहां पे याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि ये जो 2 करोड़ से अधिक की अपील है, वो उसमें थी 10 करोड़ से अधिक की अपील। कितना? 10 करोड़ से अधिक की अपील। और जो ये राज्य सरकार जो कि 50 लाख से अधिक की अपील है, 50 लाख से अधिक और 2 करोड़ से कम, किस में बोला गया है? इस नियम के अनुसार 2 करोड़ से कम होनी चाहिए और 50 लाख से अधिक की। कौन सुनेगा? राज्य आयोग। लेकिन 2019 यानी कि 2019 में क्या बोला गया है? 2019 के अधिनियम में क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि राज्य आयोग जो है 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की अपील सुनेंगे। कितना? 1 करोड़ से 10 करोड़। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी आपको करवा रहे हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। फिर जिला आयोग की बात आती है, तो जिला आयोग के बारे में इसमें अभी दिया हुआ है कि 50 लाख से कम का सुनेगा, लेकिन उसमें क्या बोला गया था? किसमें? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या बोला गया है कि वो 1 करोड़ से कम यानी कि लेस देन 1 करोड़ तक की वो अपील सुन सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति की स्थिति में अध्यक्षता करेंगे, यानी कि इन केस ऑफ वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन हु शैल प्रिसाइड द ऑफिस, यानी कि अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय आयोग में, तो कौन वहां की अध्यक्षता करेगा? तो आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, या राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, या कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा?
ठीक है, यहाँ आपका आंसर होगा सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, यानी कि अध्यक्ष नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, यानी कि जो भी अन्य सदस्यों में जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर है वो अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और ये सीनियर मोस्ट मेंबर कैसे रहते हैं, तो देखो जो मेंबर होते हैं राष्ट्रीय आयोग में हम पढ़े हैं कि अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो 4 अन्य सदस्य हैं, मान करके चलो कि कोई रिटायर्ड किसका है, जज है, हाई कोर्ट का जज है। ठीक है, या फिर कोई जुडिशियल मेंबर है, जुडिशियल मेंबर होता है कोई न्यायिक सदस्य। ठीक है, और इस तरह के मान लो एक ज़्यादा सदस्य होंगे, 4 सदस्य हैं। अब 4 सदस्य में मान लो कि 2 सदस्य ऐसे हैं कि वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो अब उन दोनों में कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन अध्यक्षता करेगा, आखिर दोनों ही तो रिटायर्ड जज हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उनकी उम्र यानी कि सीनियर मोस्ट कौन है, जो भी सीनियर है वही अध्यक्षता करेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CPA 2019 में सेवा से अभिप्रेत है, यानी कि सर्विस का मीनिंग आपसे पूछ रहा है। और याद करो परिभाषा किस में दिया हुआ है, परिभाषा धारा 2 में गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है सेवा से अभिप्रेत है नर्स द्वारा मरीज की सेवा, बैंकर द्वारा ग्राहक की सेवा, यातायात की सेवा, या पुत्र द्वारा पिता की सेवा। तो क्या है सर्विस में, क्या आता है, हम क्या पढ़े थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि सर्विस, यहाँ तो करेक्ट आंसर होगा, अभिप्रेत नहीं है पूछ रहा है, तो पुत्र द्वारा पिता की सेवा। क्यों नहीं है ये, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कोई भी सर्विस, कोई भी सेवा यदि फ्री में की जाए, कोई भी सेवा यदि फ्री में की जाती है तो वो जो है आपका कंज्यूमर वी कैन से वो आपकी सेवा में नहीं गिनाएगी, यानी कि फ्री में करना, यानी कि पैसा लेके करना है। इसमें बोला गया है कोई आपको दे, उसके लिए आपको पैसे पटाए तो वही केवल सेवा कहलाएगा इसमें, अन्यथा नहीं। फ्री में कर रहे हो तो नहीं, आपको पैसे देने हैं। साथ में ये बोला गया है यदि पर्सनल सर्विस की जाती है, पर्सनल सर्विस मतलब हम घर में यदि कुछ करते हैं तो वो भी सेवा नहीं कहलाएगा, सेवा से अभिप्रेत नहीं है। किसके तहत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, यानी कि आपको पैसे मिलने चाहिए, आप कुछ भी करो तो फ्री में मत करो, ये इस अधिनियम के बोलने का मतलब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धारा 91 के तहत नकली माल के वितरण या भंडारण या संग्रहण के लिए दंड के भागी होंगे यदि उस माल से उपभोक्ता की मृत्यु हुई है। ठीक है, पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ और इम्पोर्टिंग स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस गुड्स क्या होता है? नकली माल। ठीक है, स्पूरियस गुड्स मतलब होते हैं नकली माल। ठीक, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि नकली माल के बारे में आपको सेक्शन नंबर 91 में बोला गया है, यानी कि धारा 91 के तहत है। और यही आपको एक और बात आपको बता रही हूँ, यदि मिलावट की हुई वस्तुओं के बारे में बोलेगा तो वो 90 में गिवन है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी भी उपभोक्ता की आप ऐसा किए हो कि नकली सामान बेचे और उपभोक्ता की मृत्यु हो गई तो क्या है दंड के प्रावधान। तो दंड के प्रावधान याद करो, हम शास्तियाँ पढ़े हैं। ठीक है, कि ये क्या होता है शास्तियाँ, किस में दिया हुआ है, हमने पढ़ा है वी कैन से चैप्टर नंबर 7 में दिया है। किस में दिया है? चैप्टर नंबर 7 में दिया है, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट आपको मैंने बताया था। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या है प्रावधान, तो यहाँ हम डायरेक्टली पहले आंसर को टिक कर लेते हैं कि यहाँ पे आंसर आपका क्या है। तो यहाँ आंसर आपका है डी, यानी कि 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना। कितना? 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना। लेकिन आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि मान करके चलो कि यदि किसी भी व्यक्ति की यानी कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की घोर हानि नहीं होती है, घोर हानि यदि नहीं होगी तो 1 वर्ष का कारावास और 3 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है, 1 वर्ष का कारावास और 3 लाख का जुर्माना होगा। और यही यदि घोर हानि होती है, क्या होता है? घोर हानि यदि हो जाती है तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर गलत बताया। आंसर ऐसे गलत बताया कि यहाँ पे आपको गिवन है मृत्यु हो जाती है।
क्या मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की स्थिति में उसके लिए दंड का प्रावधान है 7 वर्ष का कारावास और 10 लाख का जुर्माना, यानी कि आंसर सी आएगा। ठीक है, लेकिन यदि घोर हानि नहीं हुई है तो कितना है, 1 वर्ष का कारावास और 3 लाख का जुर्माना। और यही यदि घोर हानि हो गई है तो 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने आपको गलत ये बता दिया था कि यदि मृत्यु हो जाती है उपभोक्ता की तो वहाँ पे सजा का प्रावधान है 7 वर्ष कारावास या 10 लाख और 10 लाख का जुर्माना, या नहीं और 10 लाख का जुर्माना। ठीक है, और यदि घोर हानि नहीं हुई यानी कि ग्रीवियस हर्ट यदि उसको नहीं हुआ है तो 1 वर्ष का कारावास और 3 लाख का जुर्माना, और यदि उसको घोर हानि हो गई है तो 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना। शायद यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सेशन में हम और भी आपकी अधिनियम देखेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।